हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इस वीडियो में हमारा क्लास 4 ईवीएस का जो चैप्टर 3 है नेचर ट्रेल, इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम आगे की एक्सरसाइजेस समझेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 3, टेक डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक ग्रेन्स, बेरीज, फ्रूट्स, नट्स एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको बोला गया है एक एक्टिविटी आपने करनी है, आपने अलग अलग तरह की चीज़ें लेनी है, जैसे कि ग्रेन्स, ग्रेन मतलब कोई भी अनाज, आप राइस ले सकते हो, चावल, गेहूँ, ठीक है। बेरीज आपने लेनी है, ब्लूबेरी या इस तरीके से कोई और भी बेरीज आप ले सकते हो। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स आपने लेने हैं, नट्स लेने हैं एक्सेट्रा। इन अ प्लेट, अब ये आपने कहाँ रखने हैं? प्लेट में। ट्राई टू पिक दीज फूड आइटम्स यूजिंग अ स्पून, अ टूथपिक और अ पेयर ऑफ स्टिक्स। अब आपने इन चीज़ों को उठाने की कोशिश करनी है, और किससे उठाना है? स्पून से, चम्मच से या टूथपिक से। टूथपिक क्या होता है? छोटा सा वुड का एक पतला सा जैसे रहता है, स्टिक रहती है, ठीक है, जिससे कि कभी कभी दांतों में कुछ फंस जाता है तो उससे निकालते हैं लोग, दैट इज़ टूथपिक। और अ पेयर ऑफ स्टिक्स, और इस तरीके की एक स्टिक का पेयर रहता है, इसको भी यूज़ करना है इन चीज़ों को उठाने के लिए। Now fill the table below with appropriate tools for picking each of these food items. अब यहाँ पर आपने ध्यान ये देना है कि कई फूड आइटम्स इसमें से ऐसे होंगे जो स्पून से उठ पाते होंगे, हम उठा सकते हैं, उनको पिक कर सकते हैं, लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे होंगे जिनको हम स्पून से नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर एक साइड फूड आइटम्स लिखे हुए हैं और एक साइड एप्रोप्रिएट टूल, मतलब इन फूड आइटम्स को, जैसे कि ग्रेन्स, अनाज, बेरीज हैं, नट्स हैं, पीसेस ऑफ फ्रूट्स हैं। ये पूरा फ्रूट नहीं है, फ्रूट्स के जो टुकड़े हैं जो पीस करके रखे हुए हैं उनको हमें उठाना है, और आपने बताना है कि किसको उठाने के लिए कौन सी चीज़ सही रहेगी। सबसे पहले ग्रेन्स, ग्रेन्स को हम किससे उठा सकते हैं? स्पून्स, ओके। देन बेरीज, बेरीज को देखो किससे उठा सकते हैं? स्टिक से। यहाँ पर आप लिख सकते हो पेयर ऑफ स्टिक्स, जैसे दिया था, अ पेयर ऑफ स्टिक्स, ओके। देन नट्स, नट्स को भी आप स्टिक से उठा सकते हो, अ पेयर ऑफ स्टिक्स, क्योंकि जो नट्स और बेरीज होते हैं लगभग सेम साइज़ के होते हैं, तो वो उठ सकते हैं आराम से। और पीसेस ऑफ फ्रूट्स को उठाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? टूथ पिक, ठीक है, टूथपिक के यूज़ से, टूथपिक को इस्तेमाल करते हुए आप इनको उठा सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट बर्ड्स हैव बीक्स एंड क्लॉज विच हेल्प देम इन ईटिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। तो आपको ये जानकर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ये हम जानते हैं क्या, कि जो बर्ड्स की बीक्स होती हैं, चोंच होती है, और जो पंजे होते हैं वो उनके अलग अलग कामों में हेल्प करते हैं, जैसे कि ईटिंग, खाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं उनके जो जो उनके बीक हैं, पक्षियों के पास तो बीक्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं। तो ये क्लॉज और जो बीक्स हैं वो अलग अलग कामों में वो इस्तेमाल करते हैं, एक्टिविटीज़ मतलब अलग अलग क्रियाएं जो वो काम करते हैं, ठीक है। एन ईगल हैज़ अ शार्प कर्व्ड बीक एंड शार्प क्लॉज टू कैच इट्स प्रे। जो एक ईगल होता है उसकी जो बीक होती है वो कैसी होती है? बहुत शार्प होती है और कर्व रहती है, इस तरीके की, ठीक है, कर्व बीक रहती है ईगल की, ताकि वो अपने जो प्रे हैं, जो प्रे मतलब जो उसके दुश्मन हैं या जो उसका जो शिकार है उसको आसानी से वो पकड़ सकें या खा सकें। एंड शार्प क्लॉज, और उसके जो पंजे हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं, जिससे वो बड़ी अच्छी तरीके से अपने शिकार को पकड़ सकें। While a sunbird has a long beak to drink nectar from flower, जबकि एक जो सनबर्ड है उसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो बहुत लंबी होती है, ताकि वो फूलों में से फूलों का रस ले सके, ठीक है। रस पीती है फूलों का रस, नेक्टर क्या होता है? फूलों का रस। तो जो सनबर्ड होती है वो फूलों में से फूलों का रस पीती है, तो उसके लिए उसे लंबी चोंच की ज़रूरत होती है। वी कैन गेस द ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ बर्ड बाय ऑब्जर्विंग इट्स बीक एंड क्लॉज। और हम बर्ड्स को ऑब्जर्व करके उनके जो बीक्स हैं, चोंच है, और क्लॉज, पंजे हैं, उनको देख के हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके की चीज़ को खाते होंगे। यहाँ पिक्चर में देखो बहुत सारे बर्ड्स दिए हुए हैं और उनकी ईटिंग हैबिट्स दी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले है ये क्रेन, ठीक है। क्रेन क्या खाती है? फिश। और फिश कहाँ से मिलती है? उसको कहाँ से पकड़ती है? पानी में से। तो पानी में से फिश को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए जो क्रेन है उसकी चोंच कैसी होती है? बीक देखो बहुत लंबी सी होती है ना। और इसके पैर भी कितने लंबे से हैं, ताकि वो आसानी से पानी के ऊपर खड़ा रह सके।
अब ये है पैरेट। पैरेट क्या खाता है? फ्रूट्स खाता है। ये यहाँ पर गुआवा खा रहा है, अमरूद खा रहा है। इसको खाने के लिए, इसको टीयर करने के लिए, बाइट करने के लिए उसके पास क्या है? एक चोंच है, और उसकी चोंच भी कैसी है? एकदम कर्व है और शार्प है, इस तरीके से मुड़ी हुई है। ठीक है। और ये है स्पैरो। स्पैरो की चोंच बहुत छोटी सी होती है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, ताकि वो सीड्स को क्रैक करके खा सके। एंड दिस इज सनबर्ड। ये है सनबर्ड, जिसकी चोंच बहुत लंबी सी होती है ताकि वो फूलों के अंदर से जो उसका रस है, नेक्टर है, उसको पी सके। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स, क्लॉज एंड वेरिंग फूड हैबिट्स। और यहाँ पर बोला है कि जो अलग अलग से पक्षी हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उनके अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के बीक्स होती हैं, चोंच होती है, और क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, और एंड वेरिंग फूड हैबिट्स, और उनकी खाने की चीज़ें भी अलग अलग होती हैं। वेरिंग मतलब डिफरेंट, ओके। वो भी अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पैरेट का देखा, ये पैरेट है, इसकी बीक को ध्यान से देखो किस तरीके की है, कर्व है और पॉइंटेड है, और इस तरीके के इसके क्लॉज हैं। और क्या क्या खाता है तोता? फ्रूट्स खाता है और चिलीज़ भी खाता है। ठीक है। देन दिस इज डक। डक की जो चोंच है थोड़ी ब्रॉड है, चौड़ी सी होती है, और इसके जो पंजे होते हैं, जो उसके क्लॉज हैं, वो वेब्ड हैं। वेब्ड फीट इसको बोलते हैं, वेब्ड फीट। देखो दो क्लॉ के बीच में क्या है? इसकी जाली सी बनी हुई है ताकि ये पानी में आराम से तैर सके। ये वेब्ड फीट इसको पानी में, वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं। और ये क्या क्या खाती है डक? ये कुछ सीड्स भी खाते हैं और कुछ वर्म्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको भी खाते हैं। देन दिस इज ईगल। ईगल की चोंच देखो कितनी पॉइंटेड है आगे से, तो ये अपने जो भी शिकार है, प्रे है, उसको अच्छी तरीके से टीयर करने में हेल्प करती है इसकी इस तरीके की चोंच। और इसके पंजे भी देखो कितनी मजबूत और शार्प लग रही हैं, इससे वो अपने शिकार को पकड़ कर रखती है। और ईगल क्या खाता है? ईगल स्नेक्स होते हैं, डेड एनिमल्स भी होते हैं, वो भी खाता है। और देखो फिश, रैट, तो इस तरीके की चीज़ों को ईगल खाता है। और ये है छोटी सी प्यारी सी स्पैरो, जिसे हम गौरैया बोलते हैं हिंदी में। इसकी चोंच छोटी सी है लेकिन बहुत मजबूत होती है, और इसके क्लॉज, पंजे इस तरह के होते हैं, और ये भी छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाती है। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी 4, बर्ड डायरी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ डायरी हियर। आपको यहाँ एक डायरी बनानी है, ये एक्टिविटी है। पहला है, इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं। पहला स्टेप है गो नियर अ ट्री, किसी एक पेड़ के पास आपने जाना है। उसके बाद क्लोज योर आइज़ एंड लिसन टू द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। आपने अपनी आँखें बंद करनी है, और आसपास से, पेड़ों में से, जहाँ कहीं से भी आपको बर्ड्स की साउंड सुनाई दे रही है, उसको बड़े ध्यान से सुनना है, अपनी आँखों को बंद रखना है। थर्ड इज़ नाउ ओपन योर आइज़ एंड फोकस ऑन वन बर्ड एट ए टाइम। अब आपने अपनी आंखें खोलनी है, और अगर बहुत सारी तरह की आवाज़ आपको आ रही है, बहुत अलग अलग चिड़ियों की, तो आपने केवल एक चिड़िया की आवाज़ पर ध्यान देना है। ऑब्जर्व हाउ इट मूव्स, आपने ध्यान देना है, उस चिड़िया को देखना है, अगर आसपास चिड़िया है, कि वो किस तरीके से मूव करती है, कैसे चलती है। वॉट इट ईट्स, वो क्या खा रही है। एंड व्योर इट सिट्स, वो कहाँ बैठी है। ठीक है। देन राइट योर ऑब्जर्वेशन इन अ बर्ड डायरी, और आपने जो डायरी बनाई है, बर्ड डायरी, आपने जो भी ऑब्जर्व किया है उसमें ये सारी बातें लिखनी है। तो फॉर ईच बर्ड नोट द फॉलोइंग, हर एक बर्ड के लिए एक एक करके आपने हर एक बर्ड के लिए ये बातें लिखनी है। सबसे पहले आपने बर्ड का नाम लिखना है और डेट लिखनी है। ठीक है। तो चलो, यहाँ पर क्रो दिखाया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से बर्ड का नाम लिखेंगे क्रो, और जो भी डेट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उस दिन की जो भी तारीख होगी। देन माई बर्ड डायरी। उसके बाद हेड कलर, अपीयरेंस लिखा हुआ यहाँ, अपीयरेंस मतलब वो कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले हेड कलर, हेड का कलर कैसा है इसका, यू हैव टू राइट हियर ब्लैक। इसका हेड का कलर काला है, तो काले को क्या बोलते हैं, ब्लैक। बैक कलर, इसकी पीठ कैसी है, वो भी ब्लैक है। ठीक है। और विंग्स, पंख कैसे हैं, वो भी ब्लैक। कौवे की तो सारी चीज़ें ब्लैक होती हैं। बीक, चोंच कैसी है, ओके, बीक शेप, आप इसको, इसकी शेप को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीक शेप में शार्प एंड पॉइंटेड, है ना, थोड़ी सी शार्प है और पॉइंटेड भी है, POINTED। ठीक है। देन थ्रोट कलर, गला कैसा है इसका, गर्दन कैसी, थ्रोट, ओके, दैट इज ऑल्सो ब्लैक। देन कलर ऑफ लेग्स, कौवे की तो लेग्स भी ब्लैक हैं, तो अगेन यू विल राइट हियर ब्लैक। फिर है इंटरेस्टिंग फैक्ट, मतलब यहाँ पर आपने क्रो के बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना है कि क्रो कैसा होता है। तो क्रो एक तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है। सो यू कैन राइट हियर क्रो
इज़ एन इंटेलिजेंट बर्ड। क्रो को बोला जाता है कि जो कौवा होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, इंटेलिजेंट बर्ड। और इसकी जो मेमोरी होती है ना वो भी बहुत तेज़ होती है, वो बहुत चीज़ें याद रख सकता है। तो ये बात आप यहाँ पर लिखेंगे। सो यू कैन राइट हियर क्रो हैज़ excellent memory. You can write here excellent, excellent memory. ओके, उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। तो इस तरीके से आप हर एक बर्ड के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, जैसे ये है फिश, दिस इज टर्टल, ओके, टर्टल, दिस इज फ्रॉग एंड स्नेक। ये तो सभी को आते होंगे कि कौन कौन से एनिमल्स हैं। अब क्या करना है, लिस्ट द एनिमल्स विच लिव इन एंड अराउंड वाटर बॉडीज़। ओके, वाटर बॉडीज़ फिल इन द टेबल गिवन बिलो। आपने एनिमल्स के नाम बताने हैं, और भी कुछ तो इन्होंने लिखे हुए हैं, कुछ आपने बताने हैं कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो वाटर बॉडीज़ के पास रहते हैं या फिर लैंड में लिव इन एंड पानी के अंदर। लिव इन का मतलब है पानी के अंदर रहते हैं, या फिर वाटर बॉडीज़ मतलब जहाँ भी पानी होता है, जैसे कि नदी है, तालाब है, लेक्स हैं, झरने हैं, तो कोई भी, या फिर कोई समंदर है, कोई भी बर्ड पानी में या फिर पानी के आसपास रहती है, उसके नाम आपने लिखने हैं। और उसके बाद उनके मूवमेंट्स बताने हैं, क्या उनके मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, वो कैसे मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फिश, फिश क्या करती है, पानी में रहती है और स्विम करती है। ओके, फिश स्विम्स। यहाँ स्विम्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो सिंगुलर कोई भी नाउन होता है उसके साथ हम जो भी वर्ब यूज़ करते हैं वो हम उसमें एस लगाते हैं, ठीक है। अगर प्लूरल होता तो हम स्विम लिखते। तो यहाँ पर देखो, अगर FISHES फिशेस होता तो हम वर्ब जो यूज़ करते स्विम लिखते, ठीक है। प्लूरल के साथ हम जो भी वर्ब यूज़ करते हैं उसमें एस नहीं लगाते, और सिंगुलर के साथ जब हमें वर्ब लिखना होता है तो हम एस या ES लगाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी एक सिंपल सी ग्रामर की बात है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर फिश क्या करती हैं, स्विम्स। क्रैब क्या करता है, केकड़ा, वो वॉक्स, चलता है, ठीक है। फ्रॉग क्या करता है, जंप करता है। टर्टल क्या करते हैं, टर्टल पानी में रहते हैं, स्विम करते हैं। और जो टॉर्टोइज होते हैं वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं। तो यहाँ पर टर्टल के लिए भी आप दोनों लिख सकते हो, अगर ये वाटर में होगा तो ये स्विम करेगा, और अगर टर्टल ज़मीन पर आ गया तो ये वॉक भी कर सकता है, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर बोथ। क्रोकोडाइल क्या करते हैं, स्विम करते हैं, तैरते हैं। और क्या करते हैं ये, और अगर जो क्रोकोडाइल है वो ज़मीन पर आ गए तो वो क्या करते हैं, बैली क्रॉल, मतलब अपने बैली के बल पर वो क्रॉल करते हैं, ठीक है, आगे खिसकते हैं, रेंगते हैं पेट के बल पर, तो आप इसको बैली क्रॉल भी लिख सकते हैं। देन स्नेक्स, स्नेक्स क्या करते हैं, स्लीदर। स्नेक्स का जो मूवमेंट होता है उस जो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके चलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीदर। अपनी जो बॉडी है उसको वो इस तरीके से क्रॉल करते, जो टेढ़ी मेढ़ी मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्लीदर। और ऐसे ही आपने कुछ और एनिमल्स के नाम लिखने हैं और बताना है उसके मूवमेंट को क्या कहते हैं। तो एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि डक, DUCK, डक। डक क्या करते हैं, ये भी स्विम करते हैं, SWIM, स्विम। फिर आप लिख सकते हैं एक और वाटर एनिमल, वेल, WHALE, वेल। वेल भी क्या करती है, स्विम, ओके। फिर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेंगुइन का, PENGUIN, ये भी समंदर के पास रहते हैं। पेंगुइन के मूवमेंट को हम बोलते हैं वेडलिंग, WADDLING। वेडलिंग क्या होता है, आपने पेंगुइन्स को देखा होगा, वो पैरों के बल जो अपने दो पैरों पर खड़े होकर चलते हैं, दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड वेडलिंग। वो अपने बैली के बैली पर भी चलते रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट मूवमेंट। मेनली यहाँ पर वो वेडलिंग करते हैं। तो इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। नेक्स्ट इज़, एनिमल्स विच लिव इन वाटर हैव स्पेशल फीचर्स टू हेल्प देम सर्वाइव। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, उनके बॉडी में कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो उनको बॉडी पानी में, वाटर में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सर्वाइव मतलब जीवित रहना, ठीक है। फ़िश हैव फिन्स टू स्विम। अब जो फ़िश है, मछलियाँ हैं, वो पानी में रहती हैं और उनको पानी में तैरना होता है, और तैरने के लिए उनको क्या चाहिए, फिन्स। तो उनकी बॉडी में क्या है, फिन्स हैं तैरने के लिए।
द घड़ियाल अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल हैज़ ए लॉन्ग नैरो एंड पॉइंटेड स्नाउट टू कैच फिश। जो ये घड़ियाल है इसको बोला जाता है एलिगेटर इंग्लिश में, ठीक है। तो ये घड़ियाल जो है एलिगेटर एक तरह का क्रोकोडाइल है, लेकिन जो इसका मुंह होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग लंबा सा, नैरो संकरा और पॉइंटेड होता है ताकि वो फिश को पकड़ सके पानी में और खा सके। Turtles have strong shells to keep them safe and webbed feet to help them swim easily। और जो टर्टल्स होते हैं उनकी बॉडी में एक शेल होता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है जो उनको सुरक्षित रखती है, सेफ रखती है। और उनके पैर कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, वेब जैसे बने होते हैं जिससे कि वो पानी में तैर सके। वेब्ड फीट कैसे, अभी अपने बर्ड डक का देखा था, मान लीजिए ऐसे इस तरीके से हैं तो बीच में इस तरीके से जाली सी बनी होगी स्किन की, तो इसको हम बोलते हैं वेब्ड फीट। ओके, तो ये वेब्ड फीट पानी में स्विम करने में हेल्प करती है। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। और जो फ्रॉग्स हैं वो दोनों जगह रह सकते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं और वो लैंड में भी रह सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। दे कैन सर्वाइव एट बोथ प्लेसेस। नाउ कम टू नेक्स्ट, टाइनी एनिमल्स। टाइनी एनिमल्स मीन्स छोटे छोटे जानवर, जो बहुत छोटे, टाइनी मतलब बहुत छोटे, जैसे कि कीड़े मकोड़े। A grasshopper suddenly hopped out from the grass. Everyone was amused। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो घूम रहे हैं जंगल में, एनिमल्स एंड बर्ड्स को देख रहे हैं, तो देखते हुए जब वो घूम रहे थे जंगल में, अचानक से एक जो ग्रास हॉपर होता है, टिड्डा, वो हॉप करता हुआ बाहर निकलता है घास में से, और उसको देख के बच्चे बड़े रोमांचित हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। आर्या, दिस इज़ एन इंसेक्ट। आर्या बोलती है ये एक कीड़ा है। It has 3 pair of legs, 1 pair of antennae to sense its surroundings. Insects also sometimes have 2 pair of wings as in the case of flies, grasshoppers, etc. तो यहाँ पर आर्या बोलती है कि ये एक कीड़ा है और जो कीड़े होते हैं उनके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। 3 पेयर मतलब कितने लेग्स हो गए, 6। 1 पेयर में कितने होते हैं, 2। एक पेयर का मतलब होता है 2, फिर 2 पेयर 2 और 4 हो गए, और एक और पेयर 6, तो टोटल 6 लेग्स, ठीक है। 3 पेयर मीन 6 लेग्स होते हैं ज़्यादातर कीड़ों के। 1 पेयर ऑफ एंटीने, और सर के ऊपर एंटीना भी होता है, इस तरीके एंटीने लगे रहते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो समटाइम्स हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स, और कभी कभी 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं, 2 पंख भी होते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे ये है ड्रैगन फ्लाई, इसके पंख भी हैं, इसके तो 2 पेयर हैं, ठीक है। और ये बीटल है, इसके 6 लेग्स हैं, 3 है इस साइड और 3 उस साइड, ठीक है। कॉकरोच को देखो, इसके 3 पेयर ऑफ लेग्स तो हैं, और एंटीने भी हैं जो सामने इस तरीके के ये लंबे लंबे से आपको दिखाई देते हैं, इनको हम एंटीने बोलते हैं। बटरफ्लाई है, इसके भी 2 एंटीने हैं, ये और ये, ठीक है। और एंट के पास भी 2 एंटीने हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स के पास अ पेयर ऑफ एंटीने दे आर हैविंग। ओके, तो यही बात यहाँ पर आर्या बता रही है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, 3 पेयर ऑफ, उनके पेयर ऑफ के लेग्स हैं, एक पेयर एंटीना है, एंड समटाइम दे आर हैविंग 2 पेयर ऑफ विंग्स। और बहुत सारे कीड़ों के 2 पेयर होते हैं, टोटल 2 पेयर मतलब 4 विंग्स। आभा, लाइक द ग्रासहोपर्स, you will find many insects in the forest such as ants, beetles, bees, flies, praying mantis एंड बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। यहाँ प्रेइंग मैंटिसेस है ये। तो यहाँ पर बोल रही, आभा बोलती है कि लाइक द ग्रासहोपर की तरह यहाँ पर आपको फॉरेस्ट में और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि एंट्स, चींटियाँ, बीटल्स, बीज मधुमक्खियाँ, फ्लाइज मक्खियाँ, प्रेइंग मैंटिस, ठीक है, ये है, और बटरफ्लाइज हैं, तितलियाँ हैं। तो यहाँ पर बोला है व्हाट आर द इंसेक्ट दैट यू फाइंड एट योर होम एंड इन योर सराउंडिंग्स। आपको अपने घर के आसपास कौन कौन से कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, उनके नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो जो भी आपको इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जैसे कि एंट्स, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स, कॉकरोचेस, फ्लाइज एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हमें घर में दिखाई देती हैं और घर के आसपास भी दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही आपको जो भी इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं उनके नाम आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ हियर व्हाट इज़ द एक्टिविटी, नेम द इंसेक्ट्स शोन बिलो। नेम मतलब नाम लिखने हैं इंसेक्ट्स के, कीड़ों के। शोन बिलो मतलब जो नीचे दिखाए गए हैं। तो ये तो सभी बच्चों को समझ में आ रहे होंगे ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या है, बटरफ्लाई, फिर कॉकरोच, फिर बीटल, फिर दिस इज़ ड्रैगन फ्लाई, फिर ये है एंट्स, फिर ये प्रेइंग मैंटिस, और ये है ग्रासहोपर। ओके, ग्रासहोपर पीछे वाला है, आगे वाला है प्रेइंग मैंटिस है, ठीक है, एफ वाला।
तो यहाँ पर आपके लिए नाम लिख दिए गए हैं। सबसे पहले बटरफ्लाई, फिर कॉकरोच, बीटल, ड्रैगन फ्लाई, प्रेइंग मैंटिस, ग्रास होपर। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इनका नाम लिखेंगे। और ये प्रेइंग मैंटिस का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा कीड़ा जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हो। यहाँ पर प्रेइंग का मतलब है प्रार्थना करना। अच्छा, प्रे बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है, चलो इससे समझते हैं। दो वर्ड्स हैं, एक तो है PREY, प्रे। ये आपने अभी पढ़ा था, बहुत सारे एनिमल्स उनके दूसरे प्रे होते हैं, जैसे कि लॉइन का प्रे है डियर, है ना। इसमें स्पेलिंग में ई है, इस प्रे का मतलब होता है शिकार, किसी का शिकार। और यहाँ पर जो प्रे है PRAY, प्रे, इसका मतलब होता है प्रार्थना। जो आप प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो, दैट इज़ प्रे, PRAY। और शिकार के लिए जो प्रे होता है वो EY। तो यहाँ दोनों में बहुत अंतर है। बोलते समय हम प्रे प्रे दोनों का साउंड सेम लगता है, बट मीनिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मीनिंग बिल्कुल अलग है। अगर आप इसकी जगह ये और इसकी जगह ये लिख दोगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी है। प्रे की जगह PREY, शिकार की जगह PREY, प्रे ये वाला लिखना है। और प्रार्थना, प्रेयर वाला PRAY, प्रे। ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। There is a wonderful diversity of animals in the forest, each one having its unique features. तो इसका ये मतलब है कि जंगल में वंडरफुल डाइवर्सिटी है एनिमल्स की। मतलब यहाँ पर जो जंगल है, जंगल में बहुत तरह के जीव जंतु रहते हैं। अभी आपने देखा कुछ पानी में रहने वाले, कुछ पेड़ पे रहने वाले, कुछ आसमान में उड़ने वाले, और बहुत सारी उनकी चोंच अलग है, उनकी क्लॉज अलग हैं, उनका चलने फिरने का तरीका अलग है, और कुछ कीड़े मकोड़े भी हैं। तो इस तरीके से जो जंगल है उसमें बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं वो भी अलग अलग तरह की हैं। नाउ एक्टिविटी 5 इज़ ड्यूरिंग द विजिट टू द नेचर ट्रेल स्टूडेंट्स कलेक्टेड लीव्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। जब बच्चे नेचर ट्रेल पर जा रहे थे उन्होंने अलग अलग तरह के पत्तों को इकट्ठा किया। Help them identify the plants based on the pictures of the leaves given below। अब आपने पता करना है, उनकी हेल्प करनी है ये पता लगाने में कि ये कौन से पेड़ के पत्ते हैं। तो आपने यहाँ पर इन पेड़ों जो पत्ते हैं वो किस पेड़ के होंगे, उन पेड़ों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने लीव्स के नाम लिख दिए हैं। जो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो लीव्स हैं बच्चों ने कहाँ पर कलेक्ट किए थे, नेचर ट्रेल पर। और नेचर ट्रेल के लिए वो कहाँ गए थे, पचमढ़ी, है ना। तो पचमढ़ी में जो मेन प्लांट्स होते हैं उसके बेसिस पर हमने ये लीव्स के नेम लिख दिए हैं। कुछ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, जैसे कि ये पीपल है, ये बैम्बू लीफ है, ये टीक है। जो टीक के प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं पंचमढ़ी में, तो ये उनके चौड़े पत्ते होते हैं, दिस इज़ टीक। ये है पलाश, पलाश का पत्ता आपने देखा, इसका जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, पिन आगे से राउंड सा है, ये पलाश के पत्ते होते हैं। और ये जामुन, ठीक है, देन मैंगो एंड नीम। कुछ कुछ पत्तों में आपको समझ के लिखना पड़ेगा, जैसे जामुन और मैंगो ये लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो जामुन है, मैंगो है, वो वहाँ पर बहुत होते हैं पंचमढ़ी में। तो इस तरीके से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नीम तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो कुछ पत्तों को हम देखते हैं किस तरह के होते हैं इन ओरिजिनल। देखिए ये है टीक का लीफ, जो आपने ये वाला टीक पढ़ा ना, चौड़ा सा बड़ा सा पत्ता, तो ये टीक का लीफ होता है इस तरीके का। और टीक जो है बहुत मात्रा में यहाँ पर पंचमढ़ी में पाए जाते हैं। और दूसरा पिक्चर है, ये है पलाश का। ये देखो यहाँ पर पलाश का पत्ता को किस तरीके का दिखाई देगा, इस तरह से राउंड है ऊपर से, ठीक है। ये है पलाश जो हमने यहाँ पर लिखा, ओके, ये वाला पलाश है। तो इसकी जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ होगी। आपको लगेगा ये पत्ता उल्टा है, लेकिन ये उल्टा नहीं है, ये इसी तरीके का होता है। ये देखो इस पिक्चर में भी आपने दिख रहा होगा आपको, ये है पलाश का पत्ता, जिसको हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये पलाश का है, ये टीक का है, बाकी दूसरा जामुन का है, फिर मैंगो और नीम, ओके। Now next is observe the leaves of different plants in your neighborhood and fill in the table। आपने अपने नेबरहुड में आस पड़ोस में प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है और उनके बारे में लिखना है। जैसे पहला है लेमन, लेमन के लीफ को दिखाया है यहाँ पर। उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, शेप कैसे होते हैं उसके पत्तों के, ओवल, ठीक है। और टेक्सचर कैसा होता है, स्मूथ, मतलब छूने पर वो कैसा लगता है आपको, जब आप टच करते हो पत्ते को तो कैसा लगता है, खुरदरा लगता है या स्मूथ लगता है। अगर आपको खुरदरा लगता है तो आप रफ लिखेंगे, और अगर आपको थोड़ा चिकना सा लगता है तो आप उसको स्मूथ लिखेंगे। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा आपने कुछ और ऑब्जर्व किया?
हाँ, इसके पत्तों से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। जो नींबू के पत्ते होते हैं लेमन के, उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्मेल। ऐसे ही आप और पत्तों के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ प्लांट्स के लीव्स के बारे में लिख दिया है, जैसे गुआवा, अमरूद। कलर ग्रीन, शेप कैसा है, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड टुवर्ड टिप्स, मतलब लास्ट में टिप्स की तरह थोड़े लंबे होते हैं इस तरीके से, है ना। टिप्स की तरफ लंबे लंबे होते हैं और लॉन्ग होते हैं। और गुआवा का जो लीफ है उसका टेक्सचर कैसा होता है, आप छूओगे तो थोड़ा रफ लगता है। एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल, अगर आप गुआवा के, अमरूद के पत्तों को तोड़ के उसको स्मेल करोगे तो उसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, ठीक है। ऐसे ही कड़ी लीफ, कड़ी के जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन है, स्मॉल एंड इलोंगेटेड टुवर्ड टिप्स, वो भी छोटे होते हैं लेकिन टिप्स की तरफ कैसे होते हैं, थोड़े से लंबे लंबे, और उसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फिर है बनाना। बनाना के लीव्स कैसे हैं, ग्रीन कलर के। कैसे होते हैं ये, वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे होते हैं, स्मूथ होते हैं टच करने पर, एंड वेवी। यहाँ आप लॉन्ग एंड ब्रॉड भी लिख सकते हो, BROAD, ब्रॉड, लॉन्ग एंड ब्रॉड, चौड़े, लंबे चौड़े इस तरीके से। और किनारे एकदम वेवी होते हैं, थोड़े थोड़े से ऐसे, ऐसा लगता है पंखा है, ठीक है, वेव करते हुए। देन रोज़ का जो लीफ होता है किस कलर का होता है, ग्रीन, एंड शेप कैसा आता है, ओवल एंड सॉ टूथ एजेस, मतलब एक तो ओवल शेप में होते हैं, दूसरा इसके जो किनारे होते हैं वो सॉ टूथ है। इसका मतलब जैसे आरी होती है, आरी इस तरीके से होती है ना, दांत से बने होते हैं, तो इस तरीके से इसकी जो पत्ते के किनारे होते हैं इस तरीके से बने होते हैं, और ये स्मूथ होते हैं। अगर आप छुओगे ऊपर से तो आपको ये स्मूथ लगेंगे। तो इस तरीके से आप किसी और प्लांट्स के लीफ के बारे में भी लिख सकते हैं। Then, apart from different colors, texture and shapes, did you observe that the leaves also have different types of lines on them? यहाँ पर आपसे बोला है कि इन पत्तों के जो शेप है, कलर है, टेक्सचर है, उसके अलावा आपने क्या एक चीज़ ऑब्जर्व की है, उनमें अलग अलग तरह की लाइंस होती हैं। यहाँ पर देखो, जो इसमें पत्तों में आपको ये सीधी सीधी लाइन दिख रही होगी, ठीक है, और इस वाले पत्ते में आपको इधर से भी लाइन है और इस तरीके की भी लाइंस हैं। तो इन लाइंस को क्या बोला जाता है, वेन्स, VEINS, वेन्स। द इमेजेस, ओके यहाँ लिखा है, दीज लाइन्स आर कॉल्ड वेन्स। द इमेजेस गिवन बिलो शो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ वेन्स। तो यहाँ पर आपको इन पत्तियों में 2 अलग अलग तरह के वेन्स के टाइप्स दिखाए हैं। यहाँ पर वेन्स सीधी सीधी हैं, लाइन्स जो होती हैं सीधी सीधी हैं, यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्टिविटी 6, लीफ ऑटोग्राफ। लीफ का ऑटोग्राफ लेना। प्लेस अ लीफ ऑन अ नोटबुक विद द रफ वेन साइड फेसिंग अप, कवर इट विद अ प्लेन शीट ऑफ पेपर, rub a crayon over the paper and watch the leaves shape appear like magic. Try this with different leaves and see how each one has its own unique pattern. Name the plant or tree to which the leaf belongs. तो यहाँ पर आपने एक एक्टिविटी करनी है, ये बड़ी प्यारी सी एक्टिविटी है। ये आप पहले कॉइन से भी आपने कभी किया होगा। आपने क्या करना है, एक पत्ता लेना है और पत्ते का जो बैक साइड होता है जहाँ पर वेन्स दिखाई देती हैं, रफ होती हैं, जो रफ साइड होता है पीछे का साइड, उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है और उसके ऊपर एक प्लेन शीट रख देनी है, पेपर रखना है, और फिर क्रेयॉन से उसके ऊपर थोड़ा रब करना है, ठीक है। रब करोगे तो क्या होगा, ट्रेसिंग होगी, ट्रेस होगा, उसकी जो उभार है, छाप है, वो बनेगी आपके पेपर पर, तो उससे एक मैजिक की तरह पूरा उसका पिक्चर आ जाएगा, ठीक है, ट्रेस हो जाएगा पत्ता। और ऐसे ही आपने और पत्तों से ये एक्टिविटी करनी है, और जब आपको ये ट्रेसेस मिल जाएं, जब उनका शेप आपको मिल जाएगा इसको क्रेयॉन्स करने के बाद, उसके ऊपर क्रेयॉन रब करने के बाद, तो आप उसमें लिखेंगे कि वो कौन से प्लांट या ट्री का लीफ है। तो ठीक है, ये एक्टिविटी हम करके देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस प्ले द गेम वेब ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी का जाल। वेब क्या होता है, एक जाल, जैसे मकड़ी का वेब होता है, कॉबवेब, वैसे ही ज़िंदगी का जाल है। देखो इसमें गेम है, अभी आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर इस एक्टिविटी को करेंगे। हैव यू एवर वॉन्टेड हाउ ऑल लिविंग बींग्स आर कनेक्टेड? क्या कभी आपको जानकर आश्चर्य होता है, आपने सोचा है कि कैसे सारे जो जीव जंतु हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? तो आपने कभी ना कभी इसके बारे में सोचा होगा, है ना, कि हम लोग जो इंसान हैं या जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, और बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है प्लांट से। ऐसे ही हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स जीवित रहते हैं। ऐसे ही एनिमल्स जो हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए,
ठीक है, और हम भी एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये वेब ऑफ लाइफ है, एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं, एक जाल की तरह बना रहता है ये। अब देखो कैसे है गेम, लेट अस फाइंड आउट बाय प्लेइंग अ गेम। चलो हम इसको पता लगाते हैं गेम खेलकर। यू जस्ट हैव टू इमेजिन यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, मे बी अ ट्री, अ बर्ड और इवन द सन। आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि आप इस नेचर का, इस प्रकृति का हिस्सा हो। आप अपने आप को पेड़ भी सोच सकते हो, कोई चिड़िया सोच सकते हो, या सन भी सोच सकते हो। तो देखो एक ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताया है कैसे खेलना है। एक सर्कल में बैठ जाना है, बच्चे सारे सर्कल में बैठ गए हैं और एक के पास ऊन है, ठीक है, ऊन का गोला है, और एक तरफ से एक ने पकड़ा है और फिर क्या क्या है, एक से दूसरे को पकड़ा है, दूसरे ने तीसरे को पकड़ाया, मतलब एक जगह अपना एंड छोड़ना, आपका जो पार्ट है वो छोड़ना नहीं है, पकड़ते जाना है। तो चलो हम देखते हैं आगे कैसे खेलना आपने। अच्छा, यहाँ पर ना नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बताएं, आप कुछ भी बन सकते हैं, ग्रास, लीफ, पॉन्ड, ओके, और लॉयन, सन, एलिफेंट, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी हैं। तो आप कुछ अपने आप को कुछ भी सोच सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, हाउ टू प्ले, कैसे खेलेंगे। ईच प्लेयर गेट अ कार्ड विद द नेम ऑफ अ प्लांट, एनिमल और नेचुरल एलिमेंट। हर एक प्लेयर को एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें कोई ना कोई नाम लिखा होगा। वो किसी प्लांट का नाम भी हो सकता है, जानवर का भी नाम हो सकता है, या किसी नेचुरल एलिमेंट का। नेचुरल एलिमेंट मतलब जैसे कि सन है, रिवर्स हैं, ओके, इस तरीके से। One player starts by holding a ball of yarn and think about their connection to other players with similar cards. अब एक बच्चे ने क्या करना है, एक ऊन का गोला पकड़ेगा एक बच्चा, और वो क्या करेगा, वो जो अपने आप को सोच रहा है, जैसे मान लीजिए उसने अपने आप को लॉयन सोचा, अब वो किसी दूसरे बच्चे को सोचेगा जिसके पास उसके जैसा ही कार्ड होगा कि वो दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। जिसके मान लीजिए दूसरे बच्चे के पास एक डियर का कार्ड है, ठीक है, उसने अपने आप को डियर समझा है, तो अब लॉयन सोचेगा कि वो डियर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली जो लॉयन है वो कार्निवोरस है, जानवरों को खाता है, वो अपने खाने के लिए डियर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इस तरीके से सबने सोचा, अगर किसने बर्ड सोचा है और कोई प्लांट बना हुआ है, ग्रेन्स बना है, राइस है ना, पैडी बना है, तो वो सोचेगा बर्ड की मैं कैसे डिपेंडेंट हूँ पैडी के ऊपर। पैडी मीन्स धान, धान जिससे राइस निकलता है। तो इस तरीके से आपने सोचना है कि दूसरे के ऊपर आप कैसे डिपेंडेंट हो। उसके बाद अच्छा एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, फॉर एग्जाम्पल अ ट्री प्रोवाइड्स फूड फॉर अ बर्ड और अ रिवर सपोर्ट अ फिश। जैसे कि एक पेड़ है, वो किसको खाना देता है, बर्ड को, ठीक है, और एक नदी है, वो किसको सपोर्ट करती है, फिश को, क्योंकि अगर नदी नहीं होगी तो फिश कहाँ रहेंगी। उसके बाद क्या करना है, द यार्न इज पास टू दैट प्लेयर वाइल द फर्स्ट प्लेयर स्टिल होल्ड ऑन टू इट्स थ्रेड। तो पहले जो पहला प्लेयर है वो एक जैसे आप धागा खोलते हो तो धागे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको पकड़ के रखेगा, और बाकी जो गोला है उस बच्चे के पास आगे को बढ़ा देगा, जिसको उसे जिस पर लगता है कि मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अगर वो ट्री बना है, ठीक है, तो वो किसके पास भेजेगा, इंसान के पास भी भेज सकता है। क्यों, इंसान कोई मैन बना हो, क्योंकि ट्री को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और अगर कोई बर्ड बना है तो बर्ड वाला किसके पास भेज सकता है, ट्री वाले के पास, ठीक है, क्योंकि बर्ड जो है ट्री पे रहती हैं और पेड़ पौधों से उसे बहुत कुछ खाने को मिलता है। ऐसे ही वो जो गोला है वो दूसरे के पास जाएगा। अब मान लीजिए पहले किसने, बर्ड ने भेजा किसके पास, ट्री के पास, ठीक है। अब ट्री किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आप लगा सकते हो कि मैन, मैन लिखा हुआ है, ठीक है, मैन के पास भेज दिया। उसके बाद मैन किस पे डिपेंडेंट है, और मैन तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। हम किसी और प्लांट के बारे में, प्लांट और लिखा हुआ है, वहाँ पर मैंगो लिखा हुआ है, फ्रूट्स लिखे हुए, उसके पास भेज देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपस में पास करते जाना है उसको, लेकिन किसको, जो गोला है, लेकिन जो आपके पास जो पोर्शन आया है उसको आपने पकड़ के रखना है। तो इस तरीके से एक वेब बन जाएगा, जाल बन जाएगा। जैसे यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो शुरू इसके पास पहुँच गया, अभी किसी ने भी शुरू किया होगा, मान लीजिए इसने शुरू किया यहाँ से, ये गोला उसने इसके पास भेजा, ठीक है, इसके पास गोला आया मान लीजिए, और इसने एक ने धागा पकड़ के रखा, इसने भी धागा पकड़ लिया और बाकी गोला इसके पास भेज दिया। इसने धागा पकड़ के रखा, गोला इसके पास भेज दिया, इसने थोड़ा धागा पकड़ के रखा, आगे गोला इसको पास कर दिया। तो इस तरीके से जो ये आपको वेब दिख रहा है, तो इस तरीके से जाल बनता जाएगा, ठीक है। आगे क्या करना है, द वेब कीप्स ग्रोइंग एज मोर कनेक्शंस आर मेड। जैसे जैसे कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे वेब भी बढ़ता जाएगा। नाउ व्हाट इफ़ वन पार्ट ऑफ द वेब डिसअपियर। अगर आप सोचो इसमें से किसी भी बच्चे ने एक धागा छोड़ दिया, जो उसने सबने पकड़ के रखा था, उसमें से किसी ने भी छोड़ दिया, तो क्या होगा,
ट्राई रिमूविंग अ प्लेयर लाइक अ मिसिंग डियर फॉर अ टाइगर और प्लांट्स फॉर एनिमल्स। आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि एक प्लेयर को हटा दो जो कि किसका रोल प्ले कर रहा था, टाइगर का, सॉरी डियर का, ठीक है, मिसिंग डियर फॉर ए टाइगर। अब डियर हट गया तो टाइगर का क्या होगा, टाइगर किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, अगर एक ने धागा छोड़ दिया, एक प्लेयर हट गया तो पूरा का पूरा जो वेब है वो कोलैप्स हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, छोड़ देंगे वो। तो इट शोज़ हाउ एवरीथिंग इन नेचर इज़ कनेक्टेड। इससे हमें पता चलता है कि नेचर में सब कुछ एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, कैसे हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम सब अपनी चीज़ों के लिए, जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। आगे हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच एनिमल वुड यू लव टू बी। आप कौन सा एनिमल बनना पसंद करोगे। व्हाट स्पेशल एबिलिटीज़ वुड इट गिव यू। और उसकी कौन सी स्पेशल एबिलिटीज़ होते हैं जो आप लेना चाहोगे, ठीक है, या आपको लगता है कि मैं भी वैसे ही बन जाऊँगा या वैसे ही बनूँगा। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी एनिमल बता सकते हैं और उसकी कौन सी एबिलिटी आपको पसंद है जो आप लेना चाहोगे, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है, आई वुड लव टू बी अ लॉयन। मुझे लॉयन बनना पसंद है, मैं लॉयन बनना चाहूँगी, क्योंकि उस लॉयन कैसा होता है, बहुत ही करेजियस और बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, इट वुड गिव मी एबिलिटीज़ लाइक करेज एंड स्ट्रेंथ। वो मुझे बहादुरी देगा और ताकत देगा, ठीक है। सेकेंड इज़, हाउ डू यू थिंक डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहाँ पर आपने बताना है कि आपको क्या लगता है कि जो अलग अलग प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो यहाँ पर एक आंसर लिख दिया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इसको आप बढ़ा के थोड़ा और बता सकते हैं, एनिमल्स गेट ऑक्सीजन, फूड आइटम्स एंड शेल्टर फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जंगली जानवर हो, कोई भी जानवर या फिर इंसान हो, उन सबको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है सांस लेने के लिए, वो भी पेड़ों से मिलती है, और शेल्टर रहने के लिए जगह भी मिलती है, ठीक है। और प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स। और जो प्लांट्स होते हैं उनको जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिलती है, वो एनिमल से मिलती है। और प्लांट्स आल्सो डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर देयर ग्रोथ। और प्लांट्स को बढ़ने के लिए भी एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो आप देखते हैं ना कि आप प्लांट्स की टेक केयर करते हो, देखभाल करते हो, नए पौधे उगाते हो, है ना। इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं फॉर देयर ग्रोथ। तो आप ये यहाँ पर बताएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नेचर साइंटिस्ट। एक नेचर साइंटिस्ट का क्या रोल होता है, वो क्या करता है। तो एक जो नेचर साइंटिस्ट होता है वो सभी को जो नेचर्स में घूमना चाहते हैं या फिर नेचर ट्रेल पे जाते हैं, बच्चे बड़े जो भी होते हैं, सबको गाइड करते हैं और वहाँ पर जो भी नेचर में है, पेड़ पौधे एनिमल्स हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो यही बात आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, अ नेचर साइंटिस्ट गाइड्स द पीपल ऑन ए नेचर ट्रेल एंड टेल्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर आप ये बताएंगे कि जो नेचर साइंटिस्ट होता है वो लोगों को नेचर ट्रेल पर या नेचर वॉक पर जब जाते हैं उनको गाइड करते हैं और उनको अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्व द पजल। यहाँ पर आपने पजल सॉल्व करनी है। फाइंड द ट्रेजर्स ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपने इसमें से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ टाइगर पहले से दिया हुआ है, इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक ये सेकेंड लाइन में स्पैरो, SPARROW, स्पैरोज़ आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स या और भी चीज़ें होंगी, वो आप इसको ढूंढेंगे और सर्कल करेंगे। जैसे कि ये है एक बैनियन ट्री, ओके। और क्या मिलेगा आपको, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट मिल गया। यहाँ पर डियर, और क्या मिल रहा है, ढूंढिए, स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल, ये हो गया। यहाँ पर है किंग फिशर, ये किंग फिशर बर्ड हो गई। और इस तरीके से आप ढूंढेंगे तो बाइसन, ये मिल गया बाइसन। यहाँ पर हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल है।
यहाँ पर एक और वर्ड मिला है जो कि इसी से रिलेटेड है, फुटप्रिंट। आप इसे पढ़िए। एनिमल्स की फुटप्रिंट भी होते हैं, FOOTPRINT, फुटप्रिंट। और यहाँ पर आपको मिल सकता है स्नेक। ये है स्नेक, SNAKE, स्नेक। दिस इज SNAKE, स्नेक। ओके। एक और मिलेगा इग्रेट, EGRET, इग्रेट। इग्रेट इज़ अ बर्ड। तो इस तरीके से आपको और भी मिल सकते हैं, आप इसको सर्च कीजिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा। Now here is a challenge. Take on the challenge. Plan a nature walk with your family or friends in a nearby park. अपने पास के पार्क में अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक नेचर वॉक के लिए जाना है। टू प्रिपेयर योर सेल्फ एज अ गाइड, identify few plants and animals and study their features and interesting facts which you can explain during the walk. Okay, अब इस नेचर वॉक में आपने गाइड का रोल प्ले करना है। गाइड मीन्स आपने सबको बताना है कि वहाँ पर क्या क्या हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, और उनके बारे में अगर आपने बताना है तो आपको पहले से खुद को पता होना चाहिए, तभी तो आप बाकी लोगों को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो उसके लिए उस पार्क में जो भी प्लांट्स हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे, उनके फीचर्स को पढ़ेंगे, ताकि जब आप नेचर वॉक पे जाएं, लोगों को गाइड करें, तो उनके बारे में आप सभी को ठीक से समझा सकें। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप कीजिएगा। इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी बातें आपको सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।